मेरा नाम जैनब है। मेरी उम्र 20 साल है। कद 5 फीट 2 इंच और मैं खुद को हमेशा खूबसूरत महसूस करती हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह तरोताजा है। आंखों में एक खास सी मस्ती है। गाल भरे भरे और हॉट रसीले जैसे घोल दिया हो। ये सब कुछ हमेशा मेरे इर्द गिर्द लोगों की तवज्जो का मरकज रहा। लेकिन इस वक्त की बात ही कुछ और थी। जब मैं 16 साल की थी और मैट्रिक के इम्तिहान सर पर थे। इस उम्र में हर चीज एक अलग ही शिद्दत से महसूस होती है। मैं पढ़ाई में ओस थी। न बहुत कमजोर और ना ही कोई गैर मामूली जहीन। इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे रहनुमाई की जरूरत थी। मेरी खाला का बेटा इरफान जो मैट्रिक कर चुका था, हमारे घर के करीब ही रहता था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी इरफान से कह दे कि वो मुझे बढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे दूर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। अम्मी ने फौरन इस बात को संजीदगी से लिया और उसी दिन इरफान से बात कराई। शाम को उन्होंने मुझे बताया, इरफान हर शाम 7 से 9 बजे तुम्हें पढ़ाने आएगा। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। घड़ी ने 7 बजाए तो दरवाजे पर 10 तक हुई। इरफान अंदर आया। इसकी उम्र 21 साल के लगभग थी। 6 फीट के करीब कद, मजबूत जिस्म, क्लीन शेव और गोरा रंग। इसकी शख्सियत में एक अजीब सा एतमाद और कशिश थी। सलाम दुआ के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी शागिर्दा पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दी, जी। इरफान ने किताब उठाकर उसके उराग पलटे और फिर पूछा, किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, मैथ और इंग्लिश में। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी थी। बात करते हुए झिझक रही थी। इरफान ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, अगर इसी तरह घबराओगी तो जो कुछ पढ़ाऊंगा वह याद नहीं रहेगा। डरने या झिझकने की जरूरत नहीं। हम दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे। जो सीखोगी वह याद भी रहेगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी बेहतर। इस दिन पढ़ाई तो खास ना हुई, लेकिन इरफान ने अपनी बातों और हंसी मजाक से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं भी अब काफी पुरएतमाद महसूस कर रही थी और उसके चुटकुलों का जवाब भी भरपूर अंदाज में दे रही थी। मेरा चंचलपन जाग उठा था। इरफान ने थोड़ी सी मैथ की मशक करवाई और कहा कि कल से इंग्लिश शुरू करेंगे। जब वह जाने लगा तो अम्मी ने उसे चाय के लिए रोक लिया। चाय और मुख्तसर सी गपशप के बाद उसने कहा, कल शाम 7 बजे आऊंगा, तैयार रहना। अगले 2 हफ्ते इसी तरह गुजरे। इरफान वक्त का बहुत पाबंद था। हमेशा वक्त पर आता और वक्त पर ही चला जाता। इसकी शख्सियत में एक जाजवियत थी। इसका पढ़ाने का अंदाज भी लाजवाब था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी गर्विदा होती गई और इससे मेरी दोस्ती भी बढ़ती गई। इसके साथ गुजरने वाले लम्हात मेरे लिए खास और यादगार बन गए थे। इस दिन इरफान मुझे मैथ की मशक करवा रहे थे कि अम्मी चाय ले आई। उन्होंने चाय मेज पर रखते हुए कहा, चाय पहले पी लेना, और वापस किचन में चली गई। मशक खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर इरफान को देना चाही, लेकिन जाने क्यों मेरा हाथ काम गया और पूरी चाय इरफान के ऊपर गिर गई। इनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो औसान खता हो गए। मैं घबराकर दौड़ती हुई तौलिया उठा लाई और बार बार सॉरी कहती हुई उनकी शर्ट को तौलिया से खुश करने की कोशिश करने लगी। आप जले तो नहीं? मैंने तौलिया रगड़ते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा। इरफान ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दी, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। तौलिया रगड़ कर मैं इनके इस जुमले को समझ ना सकी और इस तरह तौलिया से इनकी शर्ट को खुश करने में लगी रही। शायद मैं कुछ देर और ये सब करती रहती, लेकिन इरफान ने आहिस्ते ही से मेरे दोनों कंधों को थाम कर मुझे खड़ा किया और कहा, बस करो बबली, सब कुछ ठीक है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। इनकी शफकत और नरमी देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब इरफान ने मुझे रोते देखा तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, अरे पगली, रोती क्यों हो तुमने? जानबूझकर थोड़ी चाय गिराई है, ये तो हादसाती तौर पर हुआ। इनके इस अंदाज पर मुझे हौसला मिला। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसा भी तो किसी ना किसी गलती का नतीजा होते हैं, और इस हादसे की गलती मेरी ही थी। इरफान ने माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, बबली, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। इनकी मानवी हंसी मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन इन्हें हंसते देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। इरफान ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे कहा, जाओ अपनी जगह पर बैठो। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलने की कोशिश की,
मगर इरफान ने कहा, आज का काम खत्म कल देखेंगे, मैं चलता हूँ, क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। इरफान अपनी किस हालत की बात कर रहे थे ये मैं उस वक्त समझ ना सकी। इस दिन जब मैं रात को बिस्तर पर लेटी तो ये वाकया बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। इस वक्त तो सब कुछ मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन अब इन लम्हों को याद करना थोड़ा डर लग रहा था। मुझे पता ही ना चला कि कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। उस रात मैंने ख्वाब में बार बार इरफान को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में बेंच पर बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों और सहराओं में घूम रहे होते और कभी समुंदर की लहरों से खेल रहे होते। इस रात मैंने और इरफान ने मिलकर ख्वाबों में पूरी दुनिया की सैर की। सुबह जब आँख खुली तो ख्वाब के सारे मनाजर मेरे जहन में नक्श थे। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाहती थी। मुझे इल्म ही नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत पुरलुत्फ था। दूसरी शाम जब इरफान हमारे घर पहुंचे, मैं अभी नहाकर निकली थी। मेरे बाल अभी गीले थे और इनसे पानी गिरता हुआ महसूस हो रहा था। इरफान तब तक अंदर आ गया था। मैं तो इरफान को अपने ख्वाबों में पहले ही बसा चुकी थी, लेकिन इस शाम मुझे लगा जैसे इरफान के दिल में भी अब कुछ खास चल रहा है। दौरान स्टडी मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या होती है, मगर इतना जरूर था कि इरफान की मौजूदगी मुझे मद्दोश कर रही थी। ये एहसासात मेरे लिए बिल्कुल नए थे। एक अनोखा सा सुरूर था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब इरफान मुझे मैथ के एक सवाल की मशक करवा रहे थे तो हम इकट्ठे बैठे हुए थे। ये सब कुछ इत्तफाकन हुआ, मेरा कोई इरादा ना था। 9 बजे इरफान जब जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेटने लगी। इरफान बोले, बबली तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा, लेकिन उस लम्हे तक वो मुझसे दूर जा चुके थे। इनके ये अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद वाकई खवातीन के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। मैं भी सारी रात इसी ख्याल में रही और खुद को बहुत खास महसूस करती रही। अगले दिन भी इरफान वक्त पर आ गए। अभी हमारी स्टडी शुरू हुई थी कि अचानक बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जला लाओ, मगर इरफान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बैठ जाओ। हमने कौन सा मोतियों की माला परोनी है, ऐसे ही बैठकर पढ़ो, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। मैं भी वहीं बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। इरफान ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़े रखा। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। एक तरफ उनकी मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, दूसरी तरफ एक अनजान सी झिझक और खौफ था जो मुझे रोक रहा था। कमरे में अंधेरा था, हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख सके थे। हकीकत यह है कि इरफान ने हाथ मेरा पकड़ा था और मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद मैं फौरन अपना हाथ छुड़ा लेती इरफान के लिए, मगर मैं पहले ही सब कुछ हार चुकी थी। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इस बेचैनी में मैंने इरफान का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। जैसे ही मैं उठकर चलने लगी, अचानक मेरे कदम डगमगा गए। इस लम्हे इरफान ने फौरन हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया और मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, इसलिए जल्दी से टॉयलेट की तरफ भाग गई। वहां जाकर मैंने ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे ताकि दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हो सके। अभी मैं टॉयलेट में ही थी कि बिजली वापस आ गई। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो इरफान वहां नहीं थे। मुझे एक पल के लिए परेशानी हुई कि वह बगैर बताए कैसे चले गए। इसी वक्त अम्मी ड्राइंग रूम में आई और बताया, इरफान कह रहा था कि इसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वह घर जा रहा है। मैंने खामोशी से किताबें समेटी और अपने कमरे में आ गई। मेरी सोचों का महवर बस इरफान ही थे। उन्हीं ख्यालात में खोई रही और सुबह तक इरफान की याद में मशहूर रही। शाम होने से पहले ही मैं बेचैनी से वक्त के गुजरने का इंतजार करने लगी। दिल में एक अनजानी सी तड़प थी, बस ये जानना चाहती थी कि आज इरफान कैसे बर्ताव करेंगे। लेकिन वक्त मुकर्रा पर भी वह नहीं आए। मैं हर लम्हा दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन मेरा इंतजार ही रहा। जब 8 बज गए और इरफान ना आए तो मैंने अम्मी से कहा, खैर हो, इरफान आज क्यों नहीं आया? अम्मी ने बेफिक्री से जवाब दिया, कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने हल्की सी फिक्रमंदी से कहा, अम्मी कल जब वह गए थे तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता अभी तक ठीक ना हुई हो। अब खाला को फोन करके इनका हाल तो पूछें। अम्मी को भी जैसे कच याद आया, फौरन खाला को फोन मिलाया।
खाला ने बताया कि इरफान तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। यह सुनकर मेरे दिल में अजीब सी बेकरारी दौड़ गई। दिल चाहा कि अभी जाकर इसका बुखार अपनी जान पर ले लूं, लेकिन मैं बेबस थी। सुबह मैं अम्मी के साथ खाला के घर गई। वहां जाकर देखा तो वाकई इरफान बुखार में तपते हुए बिस्तर पर लेटे थे। रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। खाला और अम्मी अपनी बातों में मगन हो गई। इरफान ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर आंखें मौंद ली। इन सब की मौजूदगी में हम कच बात भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी छा गई। बातों बातों में खाला ने बताया कि इनकी सहेली की बेटी की शादी है और इन्हें वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वह जा नहीं सकती। अम्मी ने पूछा क्यों नहीं जा सकती। खाला ने जवाब दिया जिसके साथ जाना था वह तो बिस्तर पर पड़ा है और खालू भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके। अम्मी क्योंकि खाला की सहेली को जानती थी, बोली तुम्हारी सहेली के साथ दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। ये सुनकर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर अम्मी और खाला शादी पर चली जाए तो मुझे इरफान से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने भी अम्मी की तायद में कहा अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो जरूर जाएं। इरफान की फिक्र ना करें, हम 2-3 घंटे इनकी तमारदारी कर लेंगे। खाला और अम्मी दोनों को मैंने राजी कर लिया, हालांकि वह जाना नहीं चाहती थी। इनके जाने के बाद मैं और इरफान घर में अकेले रह गए। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। इरफान आंखें मंदे लेटे रहे, शायद वह इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी कि बात कहाँ से शुरू करूं। तन्हाई और खामोशी ने माहौल को अजीब सा बना दिया था। अचानक इरफान ने मेरी तरफ करवट ली और आंखें खोल दी।